नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेशो टॉपिक। रेशो में मैं आपको बेसिक उसका बता चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं बच्चों। उसी क्वेश्चन वाले सीरीज़ को आज हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और एक एक चीज़ को जो है हम वापस बेसिक से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो क्लियर हो गई होगी और एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, कोई कुछ छोड़ नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ये मैं कर लूँगा, ये तो इजी है तो मैं इसको कर लेता हूँ, जो टफ है उसको छोड़, हम खुद से अगर कैटेगराइजेशन करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है एग्ज़ाम में आपको। तो हमें करना क्या है बच्चों, वो ये है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ, इनको नोट डाउन करना है। और जो क्वेश्चन एक बार में समझ में आते हैं वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका रिविजन कीजिए बच्चे, 2 बार 3 बार 4 बार। वीडियो को तब तक देखिए जब तक कि दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता है। हाँ, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का डेटा तो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए ना। आज का पहला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी कि ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक हो। देखो बच्चे, एक चीज करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है और बी और सी की आय का अनुपात भी कितना है, 3:2। ठीक है, तो यहां पे ये जो बच्चे बी वाला कॉन्सेप्ट है, ये बी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब एक ही संख्या के दो अलग अलग मान आते हों तो हम रेशो को मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखें, यहां पर आया 3:2 है ना बच्चे, और यहां पर भी कितना आया, 3:2। अब बच्चे हमारे पास में ये दो जगह खाली है, हमारे पास में ये दो जगह खाली है। कौन कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली। तो इन पे जो है वो इनके पड़ोसी आएंगे। तो यहां पे तो आएगा बच्चे 2 और इसका पड़ोसी आएगा 3। ठीक है, और फिर गुणा कर लेना है सबको। 3 तिया 9, यहां से आया 3 दूनी 6 और यहां से आया 2 दूनी 4। तो हमारा जो पैसा बटेगा वो 9:6:4 में बटेगा। ठीक है, तो हमारे पास में एबीसी का जो अनुपात आया बच्चे, एबीसी का अनुपात आया वो 9:6:4 में आएगा। क्लियर। अब हमें कहा गया है एक ही आय का 1/3 भाग। बताओ बच्चे, इसका 1/3 भाग, तो बताओ 9 का 1/3 कितना होगा, 3। सी की आय के 1/4 भाग से, यानी कि इसके 1/4 भाग से, बताओ इसका 1/4 कितना हुआ, 1। तो ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से से ज्यादा है। अच्छा, कितने यूनिट अधिक है बताओ, कितने यूनिट अधिक है। तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि ये 2 यूनिट जो अधिक है वो किसके बराबर है, 1000 के। और हमें पूछा गया बी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान पूछा गया। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 1000 रुपया बराबर है 2 यूनिट के, तो बताओ 6 यूनिट का मान क्या होगा, ये बी का मान। तो सबसे पहले इसको सॉल्व तो कर लेंगे अपन कि 2 से काटा 3 बार और 3 को 1000 से गुणा किया, तो आंसर कितना आएगा, 3000 रुपये। ठीक है, ए और बी का अनुपात 3:2 है, बी और सी का अनुपात 3:2 है। तो हमने क्या किया, ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात यहां रखा। ये जो खाली जगह थे उन पे पड़ोसी रिपीट हो गया। 2 से 2 आ गया, 3 से 3 आ गया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9:6:4 आया। अब बच्चे 9:6:4 आया। ए का हिस्सा है 9, 9 का 1/3 तो कितना हुआ, 3। सी के यानी कि 4 के 1/4 से, यानी कि 1 से ज्यादा ही है, तो ये 3 यूनिट 1 यूनिट से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2 यूनिट। हमें कहा गया 1000 रुपये अधिक है, तो 1000 रुपये बराबर 2 यूनिट के है, तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। 3000 रुपीज आएगा। तो ये रेशो को मर्ज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर रेशो को मर्ज करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन भी इजीली होंगे।
ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप अच्छे समझ लेना, बाकी सब चीजें इसमें भले ही आप याद रखो ना रखो, लेकिन ये चीज याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देख लेते हैं, ये रहा। एक व्यक्ति के खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि खर्च में क्रमशः 40, 50 और 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो, एक व्यक्ति के खर्चे का अनुपात कितना है? 4:3:5। यदि खर्चे में क्रमशः 40, 50 और 20% की वृद्धि हो जाती है तो नए खर्चे का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे, एक आदमी के जो खर्च थे, वो जो खर्च हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला खर्च, दूसरा खर्च और तीसरा खर्च। मैं ऐसे मान के चलता हूं, है ना। पहला खर्च, दूसरा खर्च और तीसरा खर्च, मैं ये मान के चलता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहले खर्चे पे उसका 4, दूसरे पे 3 और तीसरे पे कितना था? 5। आप इनको जो है अगर चाहें तो 40, 30 और 20, 50 भी मान सकते हैं। अनुपात ही तो है बच्चे, कि पहले खर्चे पे 40 रुपया, दूसरे पे 30 और तीसरे 50। 400, 300, 500 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ 400 मान लो, यहाँ 30 और यहाँ पे 5000 मान लो। सब जगह जीरो समान ही लगानी है, अगर लगाना भी तो, ठीक है। अब बच्चे, इसमें 40% की वृद्धि हुई। बताइए 40 का 40% कितना हुआ? 16। क्लियर। यहां पे 50% की वृद्धि हुई, तो बच्चे 30 का 50% कितना हुआ? 15। और यहां पे 20% की वृद्धि हुई, तो 50 का 20% कितना हुआ? 5 दूनी 10, है ना बच्चे। तो होता है नए खर्चे का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ध्यान रखना है कि पुराना खर्च, ये क्या है बच्चे? पुराना खर्च। ये क्या है आपके पास में? नया खर्च। तो आप मेरे को बताइए, पुराना खर्च 40 था, इस पे 16 की वृद्धि हुई, तो नया खर्च कितना आया? 56। पुराना खर्च यहाँ पे 30 था, 15 की वृद्धि हुई, कितना हुआ? 45। पुराना खर्च यहाँ 50 था, 10 की वृद्धि हुई, कितनी? 60। तो 56:45:60। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं। हमने क्या किया? 3 है, 40, 30 और 50। 40 में 40% की वृद्धि, तो 16 की वृद्धि हुई। तो जहां खर्चा पहले 40 था, अब 16 की वृद्धि करने पे 56 आ गया। जहां खर्चा पहले 30 था, उसमें 50% की यानी कि 15 की वृद्धि हुई, तो 45 हो गया। और जहां खर्चा पहले 50 था, उसमें 20% की यानी कि 10 की वृद्धि हुई, 60 आ गया। तो 56:45:60। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप बताओ, इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो, कहीं पे कोई परेशानी हो? नहीं है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है। रेशो का मतलब है स्कोरिंग टॉपिक। एग्जाम में आपको ये मार्क्स दिलवा के जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को तो अच्छी तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा। यदि एबीसी के खर्च का अनुपात 4:3:6 है, उनकी बचत क्रमशः 20%, 70% और 40% है। यदि एबीसी का पूरा वेतन 75,000 रुपया है, तो ए और बी के हिस्से का योग ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। हमने कहा ए, बी और सी 3 लोग हैं। बचत का प्रतिशत, ध्यान देना बच्चे, बचत का प्रतिशत जो है वो 20%, 70% और क्या है बच्चे? 40%, ठीक है। अब एक सोचने वाली चीज है बच्चे, अभी पहले मैं खर्च भी लिख देता हूं। अच्छा, खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 और क्या है? 6। ये हमें दिया हुआ है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 75,000 रुपये के हैं। तो बताइए ए और बी के हिस्से का योग क्या है? तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है बच्चे। एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ और अभी बता रहा हूँ, मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता हूँ वो चीज़। किसी भी आदमी की आय प्रतिशत में होती है 100%। कोई भी आदमी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई और हो, उसकी आय को हमेशा कितना माना जाता है? 100%। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए की आय 100% है, ध्यान देना, ए की आय 100% है, उसमें से वो 20% बचत कर रहा है, तो खर्चा किसके बराबर है? 80% के। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या खर्चा बराबर 80% के, इनकम निकालनी है तो 100 से गुणा करो, ये आय आ गई। दोबारा समझना बच्चों इसको,
ये हमारे पास में 20% बचत है, तो खर्चा कितना हुआ 80%। तो 4 का मान 80% के बराबर है, तो इनकम यानी कि 100% का मान क्या होगा। ये चीज आप लिखना सीख लो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। 4 बराबर 80 के, तो 100 का मान क्या होगा। सिमिलरली यहां बात करते हैं, बताओ बी की बचत 70% है, तो खर्चा कितना होगा 30%। तो ये बराबर है 30% के, 3 बराबर 30% के, यहां भी 100 से गुणा करो तो ये इसकी इनकम आ गई। अच्छा, सी का जो बचत है, सेविंग जो है 40%, तो खर्चा किसके बराबर होगा 60% के, तो ये बराबर है 60% के, तो 100% का मान क्या होगा। ठीक है, 4 बराबर 80 के, तो 100% का मान क्या होगा। 3 बराबर 30 के, तो 100% का मान क्या होगा। 6 बराबर 60 के, तो 100% का मान क्या होगा। यहां से हम इनकी आय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 100 सब जगह कॉमन था, कट गया। 0 सब जगह कॉमन था, ये भी कट गया। 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, है ना। 2 सबका एलसीएम आया, तो यहां पर आया बच्चे 1, यहां पर आया 2 और यहां पर आया 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ए, बी और सी की आय के बारे में बात करूं, तो आय का अनुपात आ गया 1:2:2। ये सबसे जरूरी चीज पता, ये तीनों की आय 75,000 है, मतलब 5 का मान, 2 और 2 4 और 1 5, 75,000 रुपए बराबर किसके है 5 के। 75,000 बराबर 5 के। ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे बच्चे 3 से, 3 से गुणा कर लो, तो ये ए प्लस बी का मान आ जाएगा। 5 से 15 बार, और 15,000 को 3 से गुणा किया 45,000। ये आपका आंसर। बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये 100 लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगली बार 100 कट रहा है ना, तो 4 बराबर 80 के, 3 बराबर 30 के, 6 बराबर 60 के, अनुपात आया 1:2:2। अगर आय का अनुपात 1:2:2 आ गया, तो 5 का मान 75,000 है, तो 3 का मान क्या होगा। बस इतना सा करना है सवाल। बोलो इसमें कोई दिक्कत आई कि नहीं आई। ठीक है ना। मुझे लगता है किसी भी सवाल को करने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, उसके डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। तो आय हमेशा कितनी होती है बच्चे 100%। अगर मैं 20% खर्चा सेविंग करता हूं, तो खर्चा 80% के बराबर, 8 बराबर 80। ठीक है, ऐसे चलो 4 बराबर 80 के। अगला सवाल दे देता हूं मैं आपके लिए, ये रहा। लो बच्चे, अब इसमें थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की आय, ए और बी की आय, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनकी इनकम के बारे में बात हो रही है। 5:3 है। ठीक है, इनके खर्चे का अनुपात 8:5:2 है। खर्चे जो है 8:5:2 है। अच्छा, आपकी बार सी भी आ गया। सी की इनकम के बारे में कोई बात नहीं की गई है, सी की इनकम के बारे में कोई बात नहीं की गई। अब ये बोल रहा है यदि सी का खर्चा 2,000 रुपए है, सी का जो खर्चा है बच्चे ये बराबर है 2,000 के। बताओ 2 यूनिट का मान 2,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1,000। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना 1,000, 1 का मान 1,000, तो 5 का मान कितना हुआ 5,000। ठीक है, और अगर 8 यूनिट का मान पूछा जाए तो इसको भी 1,000 से गुणा करो, कितना आएगा 8,000 रुपए। यहां तक ठीक है। दोबारा समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मुझे जो दे रखा है वो ये है कि सी का जो खर्चा है वो 2,000 रुपए, तो 2 यूनिट का मान 2,000, तो 1 का मान 1,000, तो 5 का मान 5,000 और 8 का मान 8,000। सबके खर्चे आ गए। अब बोल रहे बी की बचत 700 रुपए। अगर हम सेविंग की बात करें तो इसकी बचत जो है 700 रुपए। बताइए अगर कोई आदमी 5,000 कमाता है, सॉरी 5,000 खर्च करता है, 700 रुपये बचाता है, तो उसकी इनकम कितनी हुई 5700 रुपये। समझना इस चीज को। अगर कोई आदमी जो है वो 5,000 खर्च करता है, 700 रुपये बचाता है, तो उसकी सेविंग जो हुई वो कितनी हुई 700 रुपये, और खर्च 5,000, तो टोटल इनकम कितनी हुई 5700 रुपये। तो इनकम जो 5700 है वो बराबर है 3 के। 3 का मान 5700, तो 1 का मान 1900, और 1 का मान 1900, तो इधर भी 1900 से गुणा होगा, तो ये आएगा 9,500। अब आप मेरे को बताइए, पूछा गया ए की बचत, ए कमाता कितना है बच्चे, ध्यान से बोलना। ए कमाता कितना है 9,500, खर्च कितना करता है 8,000, तो बाकी बचत ही होगी। तो ए की जो बचत है, ए की जो बचत है यानी कि जो सेविंग है
वो बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हो। 9,500 कमाता है और 8,000 वो खर्चा कर देता है, तो बचत कितनी आएगी बच्चे? 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपीज़ जो है वो आपका आंसर आएगा। अच्छा, कई लोगों को लगता है, बोले सर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करते हो। अगर मैं, ठीक है, इसको मैं एक बार वापस बताता हूँ, है ना। अगर मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है, बोले सर आप तो है ना एसएससी क्वालिफाइड हो और आपने तो बहुत सारे पेपर दिए हैं, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। आपके लिए बहुत आसान है अगर आप सीखना चाहो तो, है ना, आपको सीखने के लिए लगनी चाहिए। A B 5 3, ये क्या आ गई? इनकम। इनके खर्चे कितने आ गए? 8, 5 और 2। ठीक है, ये खर्चे आ गए, एक्सपेंस। बचे 2 का मान 2,000, तो 5 का मान 5,000, 8 का मान 8,000, 700 रुपये इसकी सेविंग है, तो इनकम कितनी हुई? 5700। 3 का मान 5700, तो 1 का मान 1900, तो 5 का मान कितना हुआ बच्चे? 9,500। 9,500 में से 8,000 खर्चा करता है, 1,500 रुपये बचत। मुश्किल से 15 सेकंड का टाइम लिया है मैंने, 10 से 15 सेकंड का टाइम लिया है और ये सवाल हो गया आपके पास में। तो ऐसे ही एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप थोड़ा स्लो भी चलोगे तो टाइम बेकार होगा। ठीक है, अगला सवाल लो बच्चे, ये एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, तो इस चीज को देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन में कहा गया है 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 0। बच्चे ये क्वेश्चन है तो अनुपात का, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का लगेगा। देखो अलजेब्रा में एक चीज होती है बीजगणित में, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन यहां से काम में आएगा। बीजगणित में एक चीज होती है कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अगर बराबर 0 के हो, ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर 0 के हो, तो ध्यान रखना भाई स्क्वायर करने पर ऋणात्मक मान तो आएगा ही ना, तो इसका मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, उसका ऋणात्मक नहीं हो सकता, समझना। ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बताइए दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर। बताइए एक पॉजिटिव संख्या को और दूसरी पॉजिटिव संख्या को जोड़ने पर क्या 0 आ सकता है? कि आप बोलोगे सर कभी नहीं आएगा। एक पॉजिटिव संख्या को और दूसरी पॉजिटिव संख्या को जोड़ने पर 0 आ सकता है कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी 0 है और ये भी संख्या 0 है, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो सकता है ना, और 0 नेगेटिव भी नहीं है। तो किसी संख्या का स्क्वायर का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस केस में अगर कभी भी ऐसा हो कि 2 संख्याओं के या 3 संख्याओं के या 4 संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 0 हो, तो पहली संख्या भी 0 के बराबर होगी और दूसरी संख्या भी 0 के बराबर होगी। दोनों ही संख्याओं का मान 0 0 होगा, a बराबर भी 0, b बराबर 0। तो अगर मैं कहूं ये पूरा a स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है बराबर 0 के, तो a का मान 0 है ना, मैं दूसरे इंक से लिख देता हूं। a का मान यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 0 और इसका मान भी 0 यानी कि 3y माइनस जेड बराबर भी 0। 2x का मान बराबर है y के, ठीक है, और 3y का मान बराबर किसके है? z के। तो यहां से x और y का अनुपात आएगा बच्चे। यहाँ x आएगा 1, क्योंकि इधर 1 मान सकते हो ना, इधर भी 1 मान लो। चलो तो x का मान तो आएगा 1 और y का मान कितना आएगा? 2। 1:2 आया। क्लियर? 1:2 आया। ये तो x अनुपात y है। यहां से अगर y अनुपात z निकालते हो तो y आएगा 1 और z आएगा कितना? 3, तो 1:3। अब आप मेरे को बताओ क्या y का मान दोनों जगह सेम आ रहा है? क्या y का मान यहाँ पे और यहाँ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर तो जब सेम नहीं आ रहा है तो मैंने पहले भी कहा था रेशियो को मर्ज करते हैं हम लोग। यहां लिखा x, यहां लिखा y और यहां लिखा z। क्लियर? यहां से हमने क्या किया? 1:2 लिखा और यहां से मैंने लिखा 1:3। ठीक है, ये जगह जो खाली है इसमें पड़ोसी आएगा तो 2 आएगा, ये जगह जो खाली है इसमें पड़ोसी आएगा 1 आएगा। तो यहाँ 1 अनुपात, यहाँ पे 2 अनुपात और यहाँ कितना है? 6। तो 1:2:6 आपका आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आएंगे, और जो मैंने आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाया है उस नए कॉन्सेप्ट पे भी आप फोकस रहेंगे। ठीक है, इस नए कॉन्सेप्ट पे भी आप फोकस रहेंगे। तो 2x माइनस वाई का स्क्वायर और 3y माइनस जेड का स्क्वायर, और इस तरह से लेंगे अपन। ठीक है, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर 0 के है, तो यहां से x अनुपात y और y अनुपात z आएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। कर लेंगे? ठीक है, चलिए।
तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत देने वाली नहीं है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुविधा से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा। एक संस्था में, यहां पे संस्था आना चाहिए बच्चे ना, एक संस्था में कार्यरत पुरुषों तथा सभी पुरुषों तथा सभी महिलाओं का, ध्यान देना, सभी पुरुष और सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 5:6, जबकि प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 2:3 है। तो बताइए उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा? उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो अगर मैं आपसे कहूं कि संस्था में कार्यरत, मान लीजिए जितने भी आदमी हैं सबको मिला के 5,000 मिलते हैं, और जितने भी औरतें हैं उनको मिला के 6,000 मिलते हैं सबके, और एक आदमी की सैलरी 200 है। बताओ एक आदमी की सैलरी 200 है तो 5,000 कितने आदमियों की सैलरी होगी? तो भाग ही तो लगाओ गया भाई, सारे आदमियों की सैलरी 5,000 है, एक आदमी की सैलरी 200 है, तो 5,000 में 200 का भाग लगाओ, 25 आदमी आएंगे ना। तो अगर आपको सबकी सैलरी पता है और पर पर्सन की सैलरी पता है तो उसमें इसका भाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। 5 में 2 का भाग लगाया और 6 में 3 का भाग लगाया, ठीक है। 3 से कट किया 2 बार और 2 यहां पे आ गया, तो आंसर आएगा 5:4। तो संस्था में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मेल और वुमेन, मैन और वुमेन, इनका रेशो जो है संख्या का, सभी को मिलने वाली कुल सैलरी का अनुपात, ये आप कहते हो कुल सैलरी, कुल तनख्वाह मान लो भाई, आप ऐसे समझ लो, यहां पे एक की तनख्वाह, ठीक है। तो बताइए सारे आदमियों की सैलरी इतनी है और एक आदमी को इतना मिलता है, तो टोटल सैलरी में एक आदमी की सैलरी का भाग लगाओ, संख्या आ जाएगी। इस तरह से करना है इसको। उम्मीद करता हूं कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई अगला क्वेश्चन। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। इनकी देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बच्चे बी कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। इनकी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, बच्चे पर डे मजदूरी, पर डे सैलरी है ना, और यहां पर है दिन, कितने कितने दिन में काम, ये 4:3:2 में है ना बच्चे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए टोटल सैलरी की हम बात करें, टोटल सैलरी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? बताइए मेरे को एक दिन का 4 मिलता है, मैंने 30 दिन काम किया, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 120। ध्यान देना बच्चे इसको। मेरे को यानी कि बी को एक दिन का 3 मिलता है, 3 रुपया एक दिन का, तो 50 दिन का कितना हुआ? 150। ये अनुपात आएगा। और इसको एक दिन का 2 मिलता है, तो 40 दिन का कितना मिलेगा? 80, ठीक है। तो बताइए 0, 0 और 0, इनकी सैलरी का रेशो आ गया 12:15:8, ठीक है। इनकी सैलरी का अनुपात कितना आ गया? 12:15:8 आ गया। अब आप बताइए ए, बी और सी 12, 15 और 8 आ गया, 12, 15 और 8 आ गया, तो एक ही कुल मजदूरी 144 है, इसका मान 144 है। तो बताइए सबकी कुल मजदूरी कितनी होगी? तो 144 रुपए बराबर 12 के है, तो 12, 15, 27 और 8 35 का मान क्या होगा? ये सबकी कुल मजदूरी आएगी। 12 से 12 बार, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, सबकी सैलरी आएगी 420 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गलती से भी इसको है ना, इसके अलावा किसी तरीके से मत करना, आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप सभी लोग जो है आराम से कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के रेल किरायों का अनुपात। मान लीजिए एक ट्रेन है, उसमें 3 तरह की क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है और थर्ड क्लास भी है, ठीक है। जैसे एसी, स्लीपर, लोकल मान लो आप। तो इनके किराए का अनुपात, अच्छा बच्चों इनके किराए का अनुपात जो है वो क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट क्लास का सबसे ज्यादा किराया 20 रुपया,
सेकंड क्लास का 13 रुपये और थर्ड क्लास का 3 रुपये, ये अनुपात है बच्चे, है ना। और इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ यात्री कितने कितने हैं, यात्री कितने कितने हैं, 4:5:20 में, ठीक है। 20:13:3 जो है उनका किराया है, और यात्री जो है 4:5:20 में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कुल किराया बच्चे, कुल किराया, तो यहां पे बच्चे 20 रुपए के हिसाब से 4 आदमियों का किराया हुआ 80 रुपए, है ना। यहां पे 13 रुपए के हिसाब से 5 आदमियों का किराया हुआ 65 रुपए, और यहां पे 3 रुपए के हिसाब से 20 आदमियों का किराया हुआ 60 रुपए। तो ये आएगा कुल किराए का अनुपात, यानी कि फर्स्ट क्लास के लोगों से 80 रुपए का कलेक्शन होता है, सेकंड क्लास के किराए से 65 रुपए का कलेक्शन होता है, और थर्ड क्लास के लोगों से 60 रुपए का कलेक्शन होता है। अब हमें कहा गया है यदि इस प्रकार कुल किराया 24,600 रुपए इकट्ठा हुआ, बच्चे इसका टोटल कितना होगा ये देख लो आप। तो 60 और 60 120 और 80 200, 205, ये हुआ ना बच्चे। तो हम क्या कहेंगे कि 24,600 बराबर है 205 के, तो थर्ड क्लास से यानी कि 60 का मान हमें निकालना है बच्चे, ये क्वेश्चन होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि 20 रुपया पहली क्लास का किराया है, 13 रुपये थर्ड सेकंड क्लास का, और थर्ड क्लास का 3, यात्रियों की संख्या का 4:5:20, टोटल 80 65 और 60 किराया। तो अगर मैं कहूं कि 80 65 और 60 205 यूनिट का मान 24,600 है, तो 60 यूनिट का मान क्या होगा, 41 पंजे 205, 41 से 6 बार, ठीक है, 5 से काटा 12 बार, 12 × 72, तो आंसर आएगा 7,200 रुपये। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस इतना सा ध्यान रखना, टोटल किराया तीनों का योग आएगा, और यात्रियों को जब हम किराए से गुणा करते हैं, भाई एक आदमी का 20 है तो 4 आदमियों कितना होगा 80, ऐसे सबका निकाला। 205 यूनिट का मान कुल किराया है, तो बताओ 60 यूनिट का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल छोड़ के नहीं आना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी बैग में 240 रुपये हैं, ध्यान देना, कुल रुपये जो हैं वो है 240 रुपया, जो कि 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में। 5 रुपये के सिक्के भी हैं बच्चे, 2 रुपये के सिक्के भी हैं, और 1 रुपये के सिक्के भी हैं। ध्यान देना, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात देखो, सिक्के जो हैं उनका अनुपात 1:2:3 में है, यानी कि इसके अगर के सिक्के हैं तो इसके 2 के होंगे, और इसके कितने होंगे 3 के। भाई अनुपात है तो संख्या माननी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कुल रुपये, तो मुझे जो है 5 रुपये के इतने सिक्के हैं, गुणा करो, टोटल अमाउंट 5 के, 2 रुपये के 2 के तो यह आएगा 4 के, और 1 रुपये के 3 के, तो टोटल कितना आया 3 के। सबको अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 3 12 के, तो 240 रुपया बराबर है किसके 12 के, बराबर किसके है 12 के। तो हमें पूछा गया है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसका मान पूछा गया, तो के का मान क्या होगा ये पूछा गया, 5 रुपए के सिक्के, ठीक है। के से के कट गया, सॉरी ये के था ना, के से के कट गया, 12 दूनी 24, तो बताओ कितने सिक्के आए बच्चे 20 सिक्के आए। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है। हमें कहा गया कि सिक्कों का जो मूल्य है वो है 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये का, उनका सिक्कों का अनुपात है 1:2:3। बताओ 5 रुपए के इतने सिक्के गुणा करो टोटल वैल्यू, 2 रुपए के इतने तो टोटल वैल्यू 4 के, 1 रुपए के इतने तो टोटल वैल्यू 3 के, 5 4 9 3 12 के, 12 के का मान 240 रुपया है, 12 के बराबर 240 के। तो बताइए ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात यानी के का मान क्या होगा, बस ये करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब बताओ इसमें भी कोई दिक्कत आएगी क्या, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। छोटे छोटे सवाल हैं, इनको अच्छी तरीके से देखते हुए चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन जैसा मैंने अभी करवाया था,
एक थैले में 410 रुपए हैं टोटल, 410 रुपए टोटल है ना। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के अनुपात में, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के अनुपात में, इनकी संख्या का अनुपात, संख्या का, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना। सिक्के जो है वो किस अनुपात में थे, 4 अनुपात और 6 अनुपात और 9 में। तो था ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब बच्चे अनुपात को हमेशा गुणा नहीं कर सकते, ये 4 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 4000 सिक्के भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। तो जब अनुपात हो तो ये मान के चलो कि इसके सिक्के 4 के, इसके 6 के और इसके 9 के। अगर कुल मूल्य निकालना है, कुल मूल्य निकालना है तो आपको इनको गुणा करना पड़ेगा कि 5 रुपए के इतने सिक्के हैं तो गुणा करो, रुपये कितने हुए, 5 चौक 20 के, प्लस 2 रुपए के इतने सिक्के हैं तो गुणा करो, टोटल रुपये कितने हुए, 12 के, और 1 रुपए के इतने सिक्के हैं तो गुणा करो, टोटल रुपये कितने हुए, 9 के। तो 20 के तो 5-5 रुपए के इकट्ठे हुए, सबको जोड़ने पर आएगा आपके पास में 20 और 12 32 और 9 41 के। ये वह कुल मूल्य। और हमें पूछा गया है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसका मान पूछा गया है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, अगर आपको 2 रुपए के सिक्के ही निकालने हैं, अगर आपको 2 रुपए के सिक्के ही निकालने हैं तो आप क्या करिए, 410 रुपये बराबर है 41 के, 410 रुपये बराबर है किसके, 41 के। तो बताइए इस 6 के का मान क्या होगा, इस 6 के का मान क्या होगा। 410 बराबर 41 के, तो 6 के से के कट गया, 41 से काटा 10 बार और 10 को 6 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा, 60 रुपया। ये आपका आंसर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोल देता हूं कि कभी भी सिक्कों वाला क्वेश्चन आता है तो जो उनका आधार मूल्य होता है, भाई जो सिक्के पे लिखा हुआ होता है, छपा हुआ, उसको मैं बोलता हूं आधार मूल्य, है ना। आधार मूल्य, आधार मूल्य कौन कौन से, कितने तरह के सिक्के हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले, ठीक है। 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले। फिर इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है, अनुपात से एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लगती है, 4 अनुपात 6 अनुपात 9। अब अच्छा ये अनुपात में है 9, तो ये 9 का मतलब 9 सिक्के भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 9000 भी हो सकते हैं, 9 लाख सिक्के भी हो सकते हैं ना। तो के मान लेते हैं, 9 के, 6 के, 4 के, ठीक है। गुणा करोगे तो कुल मूल्य आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जेब में 5 रुपए के 20 सिक्के होते, 5 रुपए के 20 सिक्के होते तो 20 पंजे 100 वैल्यू होती है ना आपके पास में, तो गुणा करने पर टोटल वैल्यू आती है, और टोटल वैल्यू बराबर 410 रुपए के है, तो 6K की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, 63 किलो कॉपर और जिंक के मिक्सचर में ठीक है, कॉपर और जिंक का अनुपात है 4:3, ठीक है। 21 किलो जिंक और मिला दिया तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 63 किलो को 4:3 में डिवाइड करूं तो क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं क्या, बोले सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। 4 और 3 7, भाई 63 टोटल है ना, तो 4 और 3 7, 7 का मान 63 है तो 1 का मान कितना हुआ, 9, 7 बराबर 63, 1 का मान 9, 9 से इधर गुणा करो और 9 से इधर गुणा करो, तो 9 चौक 36 किलो और 9 तिया 27 किलो, सही है। ये उनकी क्वांटिटी आ गई कि कॉपर कितना है, जिंक कितना है। पहले कितना था बच्चे, 63 किलो में 4:3 का रेशो है, तो 7 का मान 63, 1 का मान 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। 36 किलो 27 किलो आ गया। अब जो कॉपर था वो 36 किलो था और जो जिंक था वो कितना था, 27 किलो। आपने 21 किलो जिंक और मिला दिया बच्चे, 21 किलो और मिला दिया, कॉपर थोड़ी मिलाया। तो नया जो मिश्रण बना उसमें कॉपर तो आज भी 36 ही है और जिंक कितना हो गया, 48, तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, तो अनुपात आएगा 3:4। तो 3:4 आपका सही आंसर है इस केस में। बस ये करना है। उम्मीद करता हूँ रंग बिरंग अच्छे समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आए कॉपर जिंक का रेशो, तो यहाँ पे पहले डिवाइड कर लो, फिर 21 किलो जोड़ लो जो मिला रहे हो, जिसको नहीं मिलाया गया उसको तो वैसे ही रखना है। 36 और 48 तो 3:4,
तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ऐसा है ना, यहां पे आपसे मिलाने के लिए नहीं बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा। तो चलो देखते हैं। लो आपका सवाल है 80 किलो का मिश्रण है, कॉपर और जिंक किस अनुपात में है? 3:2 में। 3:2 में कॉपर और जिंक है। चलिए अब बोला जा रहा है यदि इसमें से 8 किलो जिंक निकाल लिया जाए, तो पहले हमें पता तो हो कि जिंक है कितना, तो चलो देख लेते हैं। 3:2 यानी कि टोटल कितना हुआ? 5। 5 का मान 80 है, 5 यूनिट बराबर 80 के, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 16। तो 16 से इधर भी गुणा कर लो और 16 से इधर भी गुणा कर लो, ऐसे निकालते हैं। देखो तरीका, 3 और 2 5, 5 का मान 80 है तो 1 का मान 16, 16 दूनी 32 किलो और 16 दिया 48 किलो, यानी कि इस 80 किलो में कॉपर 48 किलो है और जिंक कितना है? 32 किलो। 80 किलो में कॉपर 48 किलो है, जिंक कितना है? 32 किलो। यदि 8 किलो जिंक निकाल लिया जाए, बच्चे 8 किलो जिंक क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए। 8 किलो जिंक निकाल लिया, बताओ जिंक कितना बचा? 24 किलो। कॉपर कितना है बच्चे? 48। इसमें तो छेड़छाड़ नहीं की ना, तो अनुपात जो आएगा 24 दूनी 48 और 24 एकम 24। ठीक है, तो अनुपात आएगा 2:1 का। ठीक है, तो अनुपात 2:1 का आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इस तरह से करना है। बेसिक का क्वेश्चन है, इवन मैं चाहूं तो वर्बली भी कर सकता हूं। कैसे? 3 और 2 5, 5 बराबर 80 के, तो 1 का मान 16, 16 × 48, 16 दूनी 32। 32 में से 8 किलो निकाल लो, 24 बचा, इधर 48 इधर 24। 48 और 24 का अनुपात किस अनुपात में होगा बच्चे? 2:1 में। बस ये आपका आंसर। चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, तो चीजें दिखेगी, गणित दिखेगी आपको। लो बच्चे, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ABC के अंक 10, 12, 15 के अनुपात में है। इसका मतलब समझते हो तुम कि अगर A के 10 अंक आए तो इसके 12 आएंगे, इसके 15 आएंगे। अगर इसके 20 अंक आए, इसका मतलब ये 2 से गुणा हुआ, तो सब 2 से गुणा होंगे, तो इसके 24 आएंगे, इसके कितने आएंगे? 30 आएंगे। अनुपात यही रहना चाहिए। मान लो कल को इसके जो है 50 आए, तो अगर ये 5 से गुणा हुआ तो ये भी 5 से गुणा होगा और ये भी 5 से गुणा होगा। इनके मार्क्स इस तरह से आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये। चलिए, तो पूछा गया है अधिकतम अंक 100 है, ये ध्यान दीजिएगा। अधिकतम अंक कितने हैं? 100। तो B के अंक किस वर्ग में नहीं हो सकते? निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते? मतलब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, 20 से 30 के बीच में बताओ 12 का ऐसा गुणनफल जो 20 से 30 के बीच में हो। 12 का एक ऐसा गुणनफल जो 20 से 30 के बीच में हो, तो आप बोलोगे 24 होता है। अच्छा, कितनी बार गुणा करना पड़ा? 2 बार। 2 बार गुणा किया तो ये भी 2 बार गुणा होगा, ये भी 2 बार गुणा होगा। ठीक है साहब, तो 10 दूनी 20, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। मतलब 100 में से 20 आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। तो भाई ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। हमें पूछा गया नहीं हो सकता बताना। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ABC का अनुपात जो है 10:12:15 लेके चल रहा हूं, और अगर मैं B ऑप्शन लेके चलूं 40 से 50 के बीच में संख्या जैसे 12 का भाग जाता हो, B की बात करनी है, तो 12 चौक 48, तो 4 से गुणा करो। यहां पे 48 आ सकते हैं ना, ये 4 से गुणा तो ये भी 4 से गुणा, 60 भी आ सकते हैं। ये 4 से गुणा तो ये भी 4 से गुणा, यहां कितना है? 40। ये भी संभव है भाई, ये भी संभव है। चलो अगला, अगला मैं ले लेता हूं 70 से 80। तो A, B और C 10, 12 और 15 ऐसी संख्या सोच के बताओ जो 12 का गुणज हो 70 से 80 के बीच में। तो 12 × 72, तो 6 से ये गुणा, 6 से ये गुणा और 6 से ये गुणा। तो 10 × 60 आ सकते हैं 100 में से? आ सकते हैं सर। 12 × 72 भी आ सकते हैं? आ सकते हैं सर। 15 × 90 भी आ सकते हैं ना 100 में से? आ सकते हैं। तो ये भी संभव है। तो इसका मतलब आंसर डी है। अब डी आंसर क्यों है वो बताता हूं आपको लॉजिक। मैं इसको अलग लिंक से लिख देता हूं। देखो, A, B और C 10:12:15। आपको B के एक ऐसे मार्क्स सोचने हैं जो 80 से 90 के बीच में और 12 का भाग जाता हो। तो आप बोलोगे सर 12 × 7 = 84, 7 बार है ना। बताओ 7 बार सबसे गुणा किया
7 बार सबसे गुणा किया तो 10 सत्ते 70, 100 में 70 संभव है, 12 सत्ते 84 भी संभव है, लेकिन क्या 15 सत्ते 105 संभव है क्या बच्चे? नहीं संभव है भाई। जब ए के 70 आएंगे तो बी के 84 आएंगे, सी के 105 आएंगे, सी के 105 आ ही नहीं सकते। जब पेपर ही 100 नंबर का है तो 105 कैसे आ जाएंगे किसी के? तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन संभव नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपनी तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे, आपको छोड़ के नहीं आना इस सवाल को, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, मैंने इतना सारा सॉल्व इसलिए करवाया ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलती ना करें और छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलें। अगला सवाल, एक तरबूज है बच्चे, इसको 2 भागों में बांटा गया, ए और बी, किस अनुपात में? 3:5 में। उनमें से बड़े टुकड़े को यानी कि इसको फिर 2 भागों में बांटा गया, 5:7 में। अब बी यानी कि 5 को अगर आप 5:7 में बांटोगे तो आप कैसे बांटोगे? सोचो सोचो कैसे बांटोगे? 5 का 5/12, क्योंकि 5 और 7 12, 5/12 ये है, 7/12 है, और दूसरा हिस्सा हो गया 5 का 7/12। तो हमारे पास में 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा तो हुआ ये, दूसरा हिस्सा हुआ ये, और तीसरा हिस्सा हुआ ये। तीनों हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 25/12 और 35/12, ठीक है। ये चीज समझ लेना बच्चे, 5 का 7/12 और 5 का, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब अगर सॉल्व करना चाहें तो यहां से ये 12 एलसीएम इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 3 36, यहां पर आया 25 और यहां पर कितना आया? 35। ये आपका आंसर। दोबारा समझ लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूं, हो सकता है कई लोगों को नहीं आया होगा। देखो, ए और बी 2 टुकड़े हैं, 3:5 में। बड़ा वाला टुकड़ा फिर 2 अनुपात में बांटा गया, 5:7 में, ठीक है। इस 5 को 5:7 में बांटना है तो ये B1 जो आएगा और B2 जो आएगा वो ऐसे आएगा, 5 = 12 के, इस 5 का मान क्या होगा? और 5, ये वाला 5 बराबर 5 और 7 12 के, तो इस 7 का मान क्या होगा? तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, इन तीनों टुकड़ों का अनुपात पूछा गया है, तो 36:25:35, 36 25 35, ये आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चे? डी ऑप्शन है आपका सही आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरह समझिएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत सुविधा से आप कर लेंगे सवाल। कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये सवाल तो आपको छोड़ने ही नहीं है, बहुत ही टू द पॉइंट बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनमें कहीं गलती होने के चांसेस होते ही नहीं है, ये चीज मान के चलिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देख लें, ये हमारा अगला सवाल। एक वस्तु का निर्माण के लिए घटक जैसे सामग्री, मजदूरी और ऊपरी खर्च की लागत 4:3:2 है। भाई सामग्री पे जो खर्चा होता है, मजदूरी पे जो खर्चा होता है वो, और लागत पे जो खर्चा होगा, ऊपरी खर्च पे, सॉरी ऊपरी खर्च, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, इन पे जो खर्चा होता है वो 4:3:2 में होगा। तो हम ये मान के चले बच्चे कि 4 रुपए सामग्री आ रही है, 3 रुपए मजदूरी लग रही है, तो ऊपरी खर्च कितना होगा? 2 रुपए, सही है क्या? चलिए ध्यान देना बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। 4 रुपए की सामग्री मतलब सीमेंट आ गई, बजरी आ गई, मजदूरी 3 रुपए लेगी और 2 रुपये। अब बोल रहा है यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपए, तो ध्यान दीजिएगा मजदूरी की लागत जो है वो 45 रुपए है। मजदूरी लागत कितनी है? 45 रुपए। बच्चे 3 यूनिट का मान पता है तो हम सबके मान निकाल सकते हैं। 3 = 45, 1 का मान 15 और 1 का मान 15, तो 2 का मान कितना हुआ? 30 और 1 का मान 15, तो 4 का मान कितना होगा? 60 रुपया। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, 3 यूनिट का मान 45 है तो 1 का मान 15, तो 2 का मान 30 और 15 × 60। इसका मतलब अगर मजदूरी पे 45 रुपए खर्च होंगे तो सामग्री 60 रुपए की आई होगी और ऊपरी खर्च हुआ होगा 30 का। बताओ लागत कितनी होगी? लागत मतलब सीपी, 60 की वस्तु
सामग्री, 45 मजदूरी पे खर्च किए, 30 रुपए उसका ऊपरी खर्च आया। तो अगर मैं कहूं कुल सीपी, कुल लागत जिसको कि सीपी बोलते हैं, यह आया 135 रुपए और बेचा कितने में बच्चे इसको 180 रुपए में। ध्यान देना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे हमने 180 रुपए में बेची जाए तो बताइए 135 की चीज 180 में बेचोगे तो जो प्रतिशत लाभ होगा वो ऐसे निकालेंगे कि 45 का प्रॉफिट हुआ, 135 पे हुआ सीपी पे इंटू 100, तो 45 से 3 बार और 3 से काटा तो 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मजदूरी की लागत 45 है तो 3 यूनिट का मान 45, 1 का मान 15, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, टोटल कितना हुआ 135 रुपीज कोस्ट प्राइस, मतलब खरीदा 135 में, बना 135 में और बेच कितने में दिया 180 में, तो 45 का प्रॉफिट 135 पे इंटू 100। तो ये थी बच्चों हमारी क्लास आज की। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों में आप कहीं कोई दिक्कत करके आएंगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीदों पे मुझे लगता है कि आप सभी लोग खरे उतरेंगे और सबके मैथ्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हम लोग जो है आपको आखिरी में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके करवाएंगे। जब मैं मिक्स क्वेश्चन लूंगा ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम, ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, इन सब के मिक्स सवाल लूंगा मैं आपको। तो वहां पे भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग और एक एक चीज को हम डीप में जाके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास बहुत पसंद आई होगी आपको और रिवीजन जरूर करेंगे। और कोई वीडियो अगर दोबारा भी देखना हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, दोबारा देखो वीडियो को, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखो, जब तक चीज क्लियर ना हो जाए, लेकिन छोड़ के कुछ मत जाना बच्चों, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाइए पिए और मस्त रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नमस्कार, धन्यवाद।